नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बीजेपी को नसीहत नहीं, चुनावी नतीजों को राम पर लाना चाहता है आरएसएस। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गए। चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस लगातार नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहा है। भाजपा की हार को आरएसएस नरेंद्र मोदी के अहंकार की पराजय बता रहा है। मोहन भागवत से लेकर इंद्रेश कुमार तक चुनावी नतीजों को मोदी के अहंकार और राम के न्याय के रूप में दर्ज कर रहे हैं। आरएसएस द्वारा की जा रही बयानबाजी क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? इन बयानों को आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच बढ़ती दूरियों के रूप में देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे भाजपा के विभाजन का संकेत भी मान रहे हैं। मोदी और योगी के बीच बढ़ती दूरियों और पसरी खामोशी को भी इस बयानबाजी के संदर्भ में देखा जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरएसएस योगी को आगे करके मोदी शाह यानी गुजरात लॉबी को निपटाने के मूड में है। क्या इस बात को स्वीकार किया जा सकता है? आरएसएस जो कह रहा है उसका अर्थ वही है या कुछ और? गौरतलब है कि आरएसएस जो कहता है करता है उससे एकदम उलट है। आरएसएस के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके कई मुख हैं। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों की इसी संदर्भ में पड़ताल की जानी चाहिए। दरअसल आरएसएस मोदी की हार को तवज्जो दे रहा है, इंडिया गठबंधन की जीत को नहीं। इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में निहत्थे होकर भी विभिन्न शक्तियों से लैस भाजपा को मजबूती से मुकाबला किया। नरेंद्र मोदी के पास कॉर्पोरेट मीडिया, अथाह पूंजी, ईडी, सीबीआई जैसी कुख्यात एजेंसियां लगातार विपक्ष के किसी भी नैरेटिव को ध्वस्त करने में लगी हुई थी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा या यूं का है, खुद नरेंद्र मोदी ने थाली में परोस कर विपक्ष को दे दिया। संविधान बदलने का ऐलान करना नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए नासूर बन गया। बाबरी विध्वंस हटाने पर एनसीईआरटी निदेशक बोले, दंगों के बारे में क्यों पढ़े? एनसीईआरटी अपनी पाठ्य पुस्तकों को लेकर फिर से विवादों में है। पहले तो बाबरी मस्जिद विध्वंस और लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को पाठ्यक्रम से हटा दिया, और जब इस पर सवाल पूछे गए तो एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने तर्क भी अजीब दिया है। हालिया बदलावों को लेकर उठे विवाद के बीच उन्होंने कहा है कि घृणा और हिंसा शिक्षा के विषय नहीं है और स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की पाठ्य पुस्तकों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटाना भी शामिल है। बदलावों की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया है कि सभी बदलाव साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित थे। यह पूछे जाने पर कि बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ क्यों हटा दिए गए, सकलानी ने पीटीआई से कहा, हमें स्कूल के पाठ्य पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और हताश नागरिक। सकलानी ने कहा कि स्कूलों में इतिहास तथ्यों को बताने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। उन्होंने कहा, घृणा स्कूल में पढ़ाने के विषय नहीं है। इन विषयों पर पाठ्य पुस्तकों का ध्यान नहीं होना चाहिए। देश भर में प्रदर्शन, विपक्ष ने एनटीए और सरकार को घेरा। देश भर में प्रदर्शन के बीच रविवार को कांग्रेस ने नीट यूजी एंट्रेंस परीक्षा में धांधली की जांच संसद की स्थायी समिति से कराने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि नीट परीक्षा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यापक समीक्षा की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने रविवार को सीबीआई संबंध छात्रों के प्रति नीट के संभावित पूर्वाग्रह के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिससे गैर सीबीएसई बैकग्राउंड के छात्रों को नुकसान हो रहा है। खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में छात्रों को अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जयराम रमेश खुद भी 2014 से 2019 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसद की स्थायी समिति में रहे हैं और जानते हैं कि इस समिति से जांच का क्या अर्थ है। जयराम रमेश का कहना है कि नीट के लिए व्यापक समर्थन, लेकिन तमिलनाडु के सांसदों की असहमतियों की आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। तमिलनाडु के सांसद कहते रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड परीक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले छात्र के पक्ष में हो सकती है। उनके सवाल है कि क्या नीट आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों से भेदभाव करता है, उन्हें समान शैक्षिक अवसरों से वंचित करता है। कांग्रेस का एनटीए की ईमानदारी, पारदर्शिता और उसके प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र भी एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जयराम रमेश ने नवगठित स्थायी समितियों द्वारा नीट, एनटीए और एनसीईआरटी की गहन समीक्षा को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की आशंकाओं का हवाला देते हुए विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि और राज्यों के छात्रों पर एनईईटी की निष्पक्षता, पहुंच और समग्र प्रभाव के संबंधों में चिंताओं को दूर करने के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया। पन्नू हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका ले जाया गया। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यार्पित कर दिया गया है।
गुप्ता को पिछले साल चेक गणराज्य में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आज ही यानी सोमवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। पिछले साल अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा एक भारतीय नागरिक और एक अनाम भारतीय अधिकारी पर आरोप लगाया गया था कि अमेरिकी धरती पर गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रची गई। तब निखिल गुप्ता का नाम पहली बार अमेरिका द्वारा लिया गया था। निखिल गुप्ता पर पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन को नियुक्त करने के लिए एक भारतीय सरकारी एजेंसी के कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया गया है। भारत ने ऐसे किसी मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। अमेरिका द्वारा इस मामले को भारत के सामने उठाए जाने के बाद सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि वह इस मामले की जांच कर रही है। इसने अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है। निखिल गुप्ता ने भी अपने वकील के माध्यम से आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट ने गुप्ता के प्रत्यर्पण की खबर दी है। गुप्ता वर्तमान में ब्रुकलिन में संघीय मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां उसे कैदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने संघीय जेल ब्यूरो की वेबसाइट और मामले से परिचित एक सूत्र के हवाले से बताया है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। यूक्रेन शांति के लिए शर्त से असहमत भारत का साझा बयान का समर्थन से इनकार। भारत ने कहा है कि केवल रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार्य प्रस्ताव से ही शांति लाई जा सकती है। यह दलील देते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। इस तरह सम्मेलन के आखिरी दिन साझे बयान पर सभी देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। यूक्रेन में शांति के लिए 90 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड पहुंचे थे। शिखर सम्मेलन में लाए गए साझे प्रस्ताव का करीब 80 देशों ने समर्थन किया है, लेकिन भारत ऐसा करने वालों में से नहीं है। भारत कम से कम 7 देशों में से एक है जिसने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के स्थल बर्गेनस्टॉक में जारी शांति ढांचे पर साझा ज्ञापन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात बयान पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों में रहे। शिखर सम्मेलन में लाए गए साझे प्रस्ताव में इस पर जोर दिया गया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता युद्ध खत्म करने से जुड़े किसी भी शांति समझौते पर आधार होगी। बयान में घोषणा की गई है कि हम मानते हैं कि शांति हासिल करने के लिए सभी पक्षों की हिस्सेदारी और उनमें आपसी संवाद जरूरी है। इसके साथ ही सभी युद्धबंदियों और डिपोर्ट किए गए बच्चों को भी लौटाने की अपील की गई है। विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर ने यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत के रुख को लेकर कहा कि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदारी और व्यवहारिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा, शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी और सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क का उद्देश्य संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और विकल्पों को समझना है। जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, इससे 48 घंटे में मौत, 977 केस मिले। बीमारी की शुरुआत खराश और सूजन से होती है। जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोक्कल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। जापान में अब तक इसके 977 केस सामने आ चुके हैं। इस बीमारी का ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे संक्रमित लोगों में सबसे पहले सूजन और गले में खराश होती है। इसके अलावा शरीर में दर्द, बुखार, लो ब्लड प्रेशर, नेक्रोसिस, सांस लेने में समस्या, ऑर्गन फेलियर जैसी समस्याएं भी होती है। इसके कुछ ही घंटों बाद मौत हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस बीमारी अब यूरोप में से 5 देशों में फैल चुकी है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल है। यहाँ इस बैक्टीरिया के सबसे ज़्यादा बच्चों पर अटैक किया है। टोक्यो की महिला डॉक्टर केन किकुची के मुताबिक पहले मरीज के शरीर खास तौर पर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद यह पूरे शरीर में फैल जाती है। इसके बाद 48 घंटों के भीतर मरीज की मौत हो जाती है। किकुची ने लोगों से बार बार हाथ धोने और खुले घावों का तुरंत इलाज करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बीमारी जिस दर से बढ़ रही है, उसके बाद अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले समय में जापान में हर साल इस बीमारी के 2500 मामले आ सकते हैं। वहीं इससे मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है। एनडीए उम्मीदवार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था, जाने इसी की सफाई।
ईवीएम का विवाद फिर से खड़ा हो गया है। मुंबई की जिस उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार की 48 वोटों से जीत हुई है, वहां ईवीएम का एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। मिड डे की एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के ब्रदर इन लॉ के खिलाफ 4 जून को मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने मोबाइल से ईवीएम से जुड़ा होने के दावे को खारिज किया है। इसने कहा है कि ईवीएम का एक स्टैंडर्ड लोन डिवाइस है और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी जरूरी नहीं है। रविवार को कई रिपोर्टें सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि मंगेश पंडिलकर उस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ा था। मिड डे ने पुलिस के हवाले से कहा था कि इस मोबाइल का फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इन रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने सवाल पूछा, आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। जिस प्यूर्टो रिको पर मस्क की पोस्ट से भारत में हंगामा, वहां ईवीएम पर पुनर्विचार। प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम में जो कथित गड़बड़ियां सामने आई है उससे उस देश में तो बवाल मचा ही है, भारत में भी राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पहले टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलोन मस्क के ट्वीट से भारत में हंगामा खड़ा हुआ और अब प्यूर्टो रिको सरकार के एक संभावित फैसले के हंगामे के आसार हैं। दरअसल प्यूर्टो रिको के चुनाव आयोग ने कहा है कि वह प्राइमरी चुनाव में सैकड़ों विसंगतियों का पता चलने के बाद एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कंपनी के साथ अपने अनुबंध की समीक्षा कर रहा है। जिस अमेरिका में ईवीएम बनती है वहां इसका इस्तेमाल नहीं होता है और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। यही दलील भारत में भी दी जाती रही है। यही वजह है कि भारत में तब हलचल मच गई जब एलोन मस्क ने प्यूर्टो रिको में अनियमितताओं की रिपोर्ट पर ईवीएम को खत्म करने की वकालत की और कहा कि इसके हैक किए जाने की संभावना है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जब दलील दी कि भारत की ईवीएम अलग है क्योंकि यह ब्लूटूथ, वाईफाई नेटवर्क जैसे किसी भी उपकरण से जुड़ी नहीं है, तो मस्क ने कहा कि हर चीज़ हैक हो सकती है। अब भारत में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को लेकर ईवीएम एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। भूटान में 570 MW का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 16 जून को थिम्फू में भूटान नरेश जिम्मे खेसर नागमाल वांगचुक और प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोगबे से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। इसको लेकर गौतम अडानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भूटान के माननीय प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोगबे के साथ मुलाकात बहुत ही रोमांचक रही। चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित हाइड्रो प्लांट के लिए रंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने आगे लिखा कि यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम राजा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे राज्य में व्यापक बुनियादी ढांचे की पहल कर रहे हैं। भूटान में हाइड्रो और अन्य बुनियादी ढांचे पर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। गौतम अडानी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नांगमयाल वांगचुक से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नांगमयाल वांगचुक से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भूटान के लिए उनके दृष्टिकोण और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महत्वाकांक्षी इको फ्रेंडली मास्टर प्लान से प्रेरित हूँ, जिसमें बड़े कंप्यूटिंग सेंटर और डेटा सुविधाएं शामिल है। कार्बन नेगेटिव नेशन के लिए इन पहलों और ग्रीन एनर्जी मैनेजमेंट पर सहयोग करने के लिए उत्साहित हूँ। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे में 15 की मौत, 60 घायल। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी, आशंका पायलट ने सिग्नल की अनदेखी की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत अब तक 15 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि 60 घायल हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन सिलीगुड़ी के रंगापानी स्टेशन के पास रुई धासा में एक रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। आशंका है कि मालगाड़ी के पायलट ने सिग्नल को अनदेखा किया, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन एक दूसरे पर हवा में लटक गए। अन्य 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत रेलवे और बंगाल के अधिकारी भी लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सीपीआरओ सब्यसाची दे ने कहा, जिस ट्रैक पर हादसा हुआ है उसे रात तक चालू कर दिया जाएगा। डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस भी रात में चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में हादसा दुखद है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, दार्जिलिंग के फांसी देवा इलाके में एक रेल दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। राहत बचाव काम और लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस डेली ट्रेन है। यह बंगाल को पूर्वोत्तर के शहरों सिलचर और अगरतला से जोड़ती है। यह मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एक्सीडेंट की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का इस्तेमाल अक्सर पर्यटक दार्जिलिंग की यात्रा के लिए करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।